हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारा पहला सेशन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम किसका मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल बोला एक शुगर है ना, आपको शुगर लेके आनी है। तो जब तक मैं उसकी क्वांटिटी नहीं बताऊंगा आप क्या उसको मेजर कर पाएंगे। तो किसी भी, जैसे ये शुगर है, इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे 10 kg, तभी तो आपको पता चलेगा कि 10 किलो शुगर लेके आनी है। तो हम शुगर को मेजर नहीं कर रहे हैं, इसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which can be measured, which can be measurable directly or indirectly, so that we can express the law of physics in that, है ना। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं। मेजरमेंट जैसे हमारा फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। स्टैंडर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या है, हमारी यूनिट। हम दो एक क्वांटिटी को यूनिट से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन क्यू। एम आई राइट। Q is equal to NQ, where N is the numerical value or the magnitude. मैग्नीट्यूड से घबराना नहीं है। मैग्नीट्यूड कोई भी साइज या अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसको मैं अगर मान लूं Q इज इक्वल टू एन क्यू, है ना। इफ Q इज फिक्स्ड, है ना, Q इज फिक्स, देन N इज इक्वल टू 1 अपॉन U, और वी कैन से Q अपॉन U। Q अगर फिक्स है तो N इज इक्वल टू 1 अपॉन U, और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। So we can say the numerical value is inversely proportional to U. अगर numerical value increase होगी तो यूनिट क्या होगा हमारा, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे फ्रेंड को 100 डिग्री 100 टेम्परेचर है, तो इससे आप समझोगे कि 100 टेम्परेचर, जब तक मैं उसकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं लगाऊंगा तब तक आप नहीं समझ सकते कि वो क्या है। अब आप बोल सकते हो कि उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। क्लियर ना। अब ये जो भी मेजरमेंट हुआ इसके लिए कुछ सिस्टम बनाए गए। वो सिस्टम क्या है वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक। सो नाउ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक। तो इस मेजरमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए 4 सिस्टम बनाए गए, जो कि था पहला CGS, FPS, MKS, C फॉर सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, है ना, ग्राम, एंड S फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर से हमें समझ में आता है लेंथ, ग्राम से समझ में आता है मास, है ना, किसी भी चीज का वेट को क्या बोलते हैं, मास, और सेकेंड से टाइम। सिमिलरली, और ये है हमारा फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच और द गॉसियन सिस्टम। Is it clear? Now, FPS is developed by the British, so we can say it is the British engineering system. The British system uses the foot, P stands for pound, and S is similarly the time. ठीक।
फुट represents the length, pound represent the mass. किसी भी चीज का पाउंड क्या है, वेट ही है ना, so mass, and this is one the, oh sorry ये सेकंड था, and this is for time. ठीक. Now MKS. M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. It is similarly length, kilogram is mass, and second is time. ठीक. So these are the measurement of system of measurements. ठीक. अब ये CGS और MKS को मिला के एक नया एक्सटेंडेड फॉर्म इसका बना, उसको हम बोलते हैं SI यूनिट. ये क्या है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड फॉर्म है ना. और इसको कह सकते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इज इट क्लियर? नाउ हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, उसका मेजरमेंट क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है. अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है. पहला तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. ओके. नाउ now we are going to study the types of physical quantity. Types of physical quantity. इसमें पहला आता है फंडामेंटल quantities. Fundamental quantities क्या होती हैं? Fundamental quantities are those quantities which are independent of another fundamental quantities. मतलब ऐसी fundamental quantities जो कि दूसरी fundamental quantities पे depend नहीं करती, or we can say which cannot obtained from the another fundamental quantities. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आप घर बनाते हैं तो उसका क्या एक बेस बनाते हैं ना, बेस स्ट्रक्चर. अगर वो स्ट्रांग रहेगा तभी तो आपका पूरा घर का स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा, नहीं तो वो कोलैप्स हो जाएगा. इसी तरह अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज की तरह ये बेसिकली बेस क्वांटिटीज होती हैं, है ना. इसको हम यूज करके दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज को बना सकते हैं, है ना. ये हमारे कैसे ट्रीट करती हैं, बेस क्वांटिटीज की तरह. इसकी डेफिनेशन की बात करें, these are those quantities which are independent of any of the another physical quantity are called fundamental quantities. Okay. Now फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझने के लिए मान लीजिए there are 7 fundamental quantities. ये क्या है, बेस क्वांटिटीज. इसी से हम ड्राइव क्वांटिटीज को बनाएंगे ना. ठीक, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. नाउ कौन कौन सी 7 होती है,
कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, देन amount of substance, and the last one is luminous intensity. Now it's SI unit. लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, जल्दी बताइए? मीटर। मास की किलोग्राम। टाइम की इसी तरीके से, टाइम की क्या होती है? सेकंड। ठीक। टेम्परेचर का केल्विन। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडल है, कैंडल। नाउ डायमेंशनल सिंबल। डायमेंशनल सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करेंगे तब डायमेंशनल सिंबल आपको याद होने चाहिए। जो भी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसके डायमेंशनल सिंबल आपको याद होने चाहिए। डायमेंशनल सिंबल मीटर का क्या हो जाएगा? M, किलोग्राम का L, सेकंड का T, है ना। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन का K, एम्पियर का A, मोल का MOL, एंड कैंडल इज CD। ये आपको याद होना चाहिए। ये हो गई, ये तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब हमारा सेकंड टाइप क्या था? सेकंड टाइप था हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड टाइप क्या था? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये मैं रैप कर दूं फंडामेंटल क्वांटिटीज ना। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटी से जब हम बात करते हैं तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके या हम ड्राइव्ड क्वांटिटी को बनाते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द fundamental quantities, or we can say which can be obtained from the fundamental or base quantities. That is called derived quantities. ठीक है। Now derived quantities की जब हम बात करते हैं, ये हमारी fundamental quantities हैं। For example, मैं एक quantity ले लेता हूं force। अब force का आपको फॉर्मूला पता है, मास दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, देखिए इसको मैं रब कर दूं, मैं डायमेंशनल एनालिसिस को रब कर देता हूं, है ना। ठीक। नाउ फॉर एग्जांपल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक। मास हमारा क्या है? मास की बात करें तो हमारा ये है मास। ठीक। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। एम आई राइट? देन
मास को मैं लिख सकता, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो मैं इसको देख के बोल सकता हूं कि मेरी ये जो फोर्स क्वांटिटी है ये किस किस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख के बनी है ना। एक तो मेरे पास एक मास है, ये है मास। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है ना। तो एक हो गया मेरे पास लेंथ, और टाइम कितना है लेकिन अपॉन में है, तो ये हो गया मेरे पास दो टाइम मिलके ये फोर्स क्वांटिटी बनी है। अब ये तो आप मुझे बताएं, ये जो प्रोसेस है मेरे को पहले मास का फॉर्मूला लिखना पड़ा, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ा, है ना, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ा, है ना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी है। मुझे ऐसी चाहिए कि किसी क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटी को मुझे बताना हो कि वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बने, तो मुझे एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख के ये पता चल जाए कि ये किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। तो वो हम अगर यूज करें तो उसका उस फॉर्मूले का नाम होता है डायमेंशनल नाउ जैसे कि हमने बात करी फोर्स, तो फोर्स किस किस से मिलकर बना? मास और एक्सेलरेशन से, है ना, मास और एक्सेलरेशन से। ठीक, इसको हमने, और मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं एक्सेलरेशन को? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं वेलोसिटी को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से, तो ये क्या हो गया? टाइम स्क्वायर। तो ये जो प्रोसेस है पूरी फोर्स की, मुझे कैसे निकालना पड़ रहा है? मुझे पहले मास, फॉर्मूला जो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो उसके बाद उसको वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखना पड़ रहा है ना, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट में ब्रेक करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। मुझे ऐसा पता चले, जैसे मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला, मुझे ऐसा कोई तरीका पता पड़ जाए जिसका फॉर्मूला देख के मुझे पता चल जाए कि ये जो फोर्स क्वांटिटी है ये किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। मुझे इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं करना पड़े। सरल भाषा में समझे तो कोई ऐसा तरीका जिसे देख के, जिसके फॉर्मूले को देख के हमें समझ में आ जाए कि ये किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। मान लीजिए, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है? उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। मान लीजिए फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की अगर बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT - 2। अब ये जो फॉर्मूला से मुझे क्या समझ में आ रहा है, M का मतलब होता है मास, ठीक, मींस मास है मेरे पास केजी, L मींस लेंथ, लेंथ से अपने को क्या समझ में आ रहा है? मीटर, और जो कि टाइम जो माइनस में है तो सेकंड का स्क्वायर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि फोर्स जो क्वांटिटी है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, इससे, इससे और इससे। एक और अगर मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोलूं, मान लीजिए स्पीड की बात करता हूं मैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है स्पीड का m0 L1 T-1। ये क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मुझे इस फॉर्मूले को देख के क्या समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला था ऐसा कोई फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको देख के समझ में आ जाए कि ये जो स्पीड क्वांटिटी है ये किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। मास तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया 1, और टाइम कितनी बार है हमें? एक बार, लेकिन अपॉन में था तो हमने क्या लिख दिया? M0 L1
t-1। तो ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई ना? अब जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की बात हो गई, तो हमारे पास दो चीजें, एंगल पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जब ये फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज को डिसाइड कर लिया गया। लेकिन जब तक कोई एंगल पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना था, तो ये जो बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आई गई, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं वो बहुत सारी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, है ना, बिसाइड्स फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? वी हैव स्टडीड अर्लियर 7, which we call it base quantities. Am I right? Now, ड्राइव क्वांटिटीज के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, बट वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, है ना। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। एक तो होता है प्लेन एंगल एंड दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल आप पूछोगे क्या होता है? प्लेन एंगल कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल, उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। मान लीजिए ये एक एंगल है ना, तो इसके बीच का जो एंगल है वो हुआ प्लेन एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मान ली के, और अगर मुझे इसको इवेलुएट करना है ना, प्लेन एंगल को इवेलुएट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल। अब ऐसी कोई एंगल, प्लेन एंगल की तो बात कर ली, अब कोई ऐसा एंगल है जो 3D है, मान लीजिए एक कोन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। मान लीजिए एक कोन ले लिया मैंने, है ना, ये कोन है ना, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये जो एंगल है, आप कोन को समझ रहे हैं, पूरे गोल का एक एंगल है ना, ये चारों दिशा से बना रहा है कोन एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा इवैल्यूएट करने के लिए? इसका ये सरफेस एंगल, सरफेस एरिया अपॉन किसका स्क्वायर? रेडियस का स्क्वायर, और इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन एसआई यूनिट। इज इट क्लियर? तो ये तो हमारी हो गई सप्लीमेंट्री की बात। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस, कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूले को बनाते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, है ना, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, यू कैन पिंग मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।